नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं जीपीबी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे जीपीबी 221 के बारे में, जो सीड टेक्नोलॉजी है। अपनी सीड टेक्नोलॉजी की आज अपन क्लास है, अपनी फर्स्ट क्लास है सीड टेक्नोलॉजी की होने वाली है। कौन सी क्लास? इसका टाइटल क्या है? सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान। सीड टेक्नोलॉजी। आज अपन बात करने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जीपीबी 221 के बारे में बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है अपने सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, उसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी आज अपन बात करेंगे। इस सब्जेक्ट की आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ये वो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी चैनल को शेयर कर दीजिए। आज हमने टॉपिक फर्स्ट है जीपीबी के अंदर, वो है सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि आज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि बीज क्या है, बीज और बीज प्रौद्योगिकी है। उस बीज प्रौद्योगिकी के अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे और अपन बात करने वाले हैं वो करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि बीज प्रौद्योगिकी या जो बीज तकनीकी है इसका क्या परिभाषा है, इसका क्या महत्व है और ये इसका है वो इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। परिचय, परिभाषा एवं महत्व की बात करने वाले हैं सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी की। तो अपन बात करते हैं पहले बीज की। किसकी बात करते हैं? बीज की बात करते हैं। सीड की बात करें और अगर अपन सीड की डेफिनेशन देखें तो सीड की डेफिनेशन को दो प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से दिया जाता है? सीड की डेफिनेशन को दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो अपन देंगे एग्रोनॉमिकल फॉर्म या सस्य रूप में। किसके रूप में देंगे? एक तो अपन देंगे सस्य वैज्ञानिक के रूप में और दूसरी अपन परिभाषा देंगे वो बॉटनिकल साइंस के रूप में देंगे, वानस्पतिक विज्ञान के रूप में। किसके रूप में? वानस्पतिक विज्ञान, वानस्पतिक विज्ञान के रूप में अपन है बीज की है दो अलग अलग परिभाषाएं दे सकते हैं। एक तो अपन सस्य विज्ञान के रूप में दे सकते हैं और दूसरी अपन वानस्पतिक विज्ञान के रूप में दे सकते हैं। सस्य विज्ञान के रूप में क्या, किसको अपन बीज की क्या परिभाषा होती है कि अविकसित रूप से फसल का कोई भी जीवित अंग जिससे प्रवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाता है और उससे नया पौधा बनता है, वो तो बीज कहलाता है सस्य विज्ञान के अंतर्गत। और अगर अपन बॉटनिकल की बात करें, वानस्पतिक विज्ञान की बात करें तो बॉटनिकल में आता है परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। तो अपन देखते हैं इनकी परिभाषा। बीज की परिभाषा को देखते हैं अपन। बीज को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन और बॉटनिकल डेफिनेशन, यानी सस्य वैज्ञानिक परिभाषा और वानस्पतिक परिभाषा। अगर मैं बात करूं सस्य वैज्ञानिक परिभाषा, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या है बीज की, तो आश्रित या अविकसित रूप से फसल का जीवित अंग जिसे प्रवर्धन के लिए अर्थात नई फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, बीज कहलाता है। एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या है? कोई भी आश्रित या अविकसित अंग। एग्रोनॉमिकल क्या है कि कोई भी आश्रित या अविकसित रूप से फसल का कोई भी अंग है, कोई भी अविकसित अंग है फसल का जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से पक्का हुआ नहीं है, अविकसित रूप से फसल का कोई जीवित अंग है जिसका उपयोग अपन प्रोपगेशन के लिए करते हैं, प्रवर्धन के लिए करते हैं, उस अर्थात यानी कि नई फसल उगाने के लिए करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या है सीड की, तो अपन को क्या बताना है कि आश्रित या अविकसित रूप से फसल का जीवित अंग जिसे प्रवर्धन के लिए अर्थात नई फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, बीज कहलाता है। कोई भी आश्रित अंग है या अविकसित रूप से कोई जीवित फसल का अंग है जिसका उपयोग अपन नई फसल उत्पादन करने के लिए करते हैं, बीज कहलाता है। पौधे के वे सभी भाग वैसे के वैसे ही दूसरे पौधे में विकसित किए जा सकते हैं, बीज नहीं कहलाते हैं। ऐसा कोई भाग पौधे का जिसको अपन काट कर पौधे से अलग करके उससे पौधा उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे का वैसा ही हुबहू पौधा अपन उत्पन्न करते हैं, तो उसको अपन बीज नहीं कहते हैं। अब अपन बात करते हैं बॉटनिकल परिभाषा, डेफिनेशन की, कि बीज की बॉटनिकल डेफिनेशन क्या होती है। बीज की अगर अपन बॉटनिकल डेफिनेशन की बात करें
तो बीज का जो बॉटनिकल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि कोई भी निषेचित बीजांड होता है, निषेचित बीजांड का जो जीवित जिसके अंदर बोरन वगैरह होता है और बीज की अंकुरण क्षमता होती है उसको अपन बीज बोलते हैं। निषेचित बीजांड जिसमें साबुत बोरन संग्रहित भोजन वो बीज चोल पाए जाते हैं, बीज कहलाता है। बीज क्या होता है बॉटनिकल के अनुसार, बॉटनिकल डेफिनेशन या वानस्पतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है कि कोई भी निषेचित बीजांड है। कैसा बीजांड कैसा होना चाहिए, निषेचित बीजांड होना चाहिए। कोई भी अगर निषेचित बीजांड है जिसके अंदर क्या है साबुत बोरन है, यानी कि बोरन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, एकदम सही बोरन है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए साबुत बोरन होना चाहिए, एम्ब्रियो होना चाहिए साबुत। उसके अलावा है उसके अंदर भोजन संग्रहित है, वो भोजन होना चाहिए, संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन। और उसके अंदर क्या होना चाहिए बीज चोल होना चाहिए, बीज चोल। कोई भी ऐसा परिपक्व या निषेचित बीजांड जिसके अंदर साबुत बोरन संग्रहित भोजन और बीज चोल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है बीज कहलाता है। अर्थात बीज जीवनक्षम होता है, इसके अंकुरण से नया पौधा विकसित होता है। जो बीज होता है वो कैसा होता है, बीज होता है वो जीवनक्षम होता है। जीवनक्षम का मतलब क्या होता है कि बीज के अंदर अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। जीवनक्षम का मतलब क्या होता है कि बीज के अंदर अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। क्या बीज के अंदर अंकुरण की क्षमता पाई जाती है, बीज के अंदर जर्मिनेशन की पावर पाई जाती है, अंकुरण की क्षमता पाई जाती है और वो बीज जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर नया पादप उत्पन्न करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बीज बोलते हैं। तो वानस्पतिक परिभाषा क्या है कि निषेचित बीजांड जिसमें साबुत बोरन संग्रहित भोजन तथा बीज चोल पाए जाते हैं और वो बीज जीवनक्षम होता है जिससे निश्चित उसका अंकुरण होकर नया पादप बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बीज बोलते हैं। अब वह बीज की जीवन क्षमता या सीड वायबिलिटी क्या होती है कि बीज की अंकुरित होने की क्षमता को बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। क्या बीज की अंकुरित होने की क्षमता क्या कहलाती है, बीज की जीवन क्षमता कहलाती है। अब है अपन डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी कि बीज का विकास किस प्रकार से होता है पौधों के अंदर। जो बीजांड होता है बीजांड का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन डेफिनेशन देख लिए दोनों, वानस्पतिक परिभाषा और अपन ने सस्य वैज्ञानिक परिभाषा है जो एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, दोनों को देख लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि बीज की डेफिनेशन क्या है। और ध्यान रखना बीज की जीवन क्षमता किसको कहते हैं, बीज की अंकुरित होने की क्षमता ही बीज की जीवन क्षमता कहलाती है। सॉरी। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का विकास। बीज का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है कि फसली पौधों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। फसली पौधों में कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। बीज पादपों के अंदर लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत वो बीज का निर्माण होता है। पुष्प का मादा जनन अंग अंडप कहलाता है। जो पुष्प होता है पुष्प का मादा भाग होता है, पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, पुष्प का मादा जनन अंग। पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है वो कहलाता है अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। और अंडप में 3 भाग होते हैं। अंडप के अंदर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प का मादा जनन अंग अंडप कहलाता है। अंडप के अंदर 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र वह भाग होता है जहां पर परागकण आकर रुकते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, बीज के परागकोश से परागकण आकर रुकते हैं। वर्तिका में वर्तिका नली परागकण को, वर्तिका है जो वर्तिकाग्र से परागकण को अंडाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ये इधर देखो आप, एक डेफिनेट में डायग्राम में वो लेके आया हूं, इसको देखो आप। जो बीज का जो पुष्प होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है, मादा जनन भाग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडप बोलते हैं। ये पूरा क्या हो गया, अंडप हो गया। ये पूरा हो गया अंडप। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, मध्य वाला भाग वर्तिका और नीचे वाला भाग होता है वो होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र पुष्प के परागकण आकर, वर्तिकाग्र भाग पर पुष्प जो परागकोश होता है, परागकोश से परागकण आकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। फिर यहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है। वर्तिका में किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। और फिर परागकण यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं। 2 कोशिकाएं होती है परागकण की जो इस अंडाशय के अंदर आती है। फिर अंडाशय के अंदर है वो बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाता है। और ये है बीजांड की संरचना।
निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प का मादा भाग जो जननांग भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र और वर्तिका का तो कार्य होता है परागकण को अंडाशय तक पहुंचाना। जब परागकण अंडाशय में आता है तो अंडाशय से तो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय किस में होता है? फल में। अपन कोई भी पौधे का भाग जो फल खाते हैं ऊपर से वो क्या होता है? अंडाशय का परिवर्तित होता है और जो बीज होता है वो बीजांड में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड की संरचना देखें अपन तो बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड व्रत होता है और इसके अंदर है वो सहायक कोशिका, अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका जो 3 होती है वो भ्रूणकोश होता है, बीजांड होता है। इसके अंदर जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के अंदर है वो सहायक कोशिका, अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। परागकण में 2 नर केंद्रक होते हैं। अब वो तो हो गई अंडाशय की बात हो गई, मादा अंडप की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं नर भाग की। तो नर भाग होता है परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। परागकण के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। निषेचन के दौरान एक नर केंद्रक अंड कोशिका से युग्मित करके द्विगुणित जाइगोट बनाता है। क्या होता है? जो परागकण होते हैं, परागकण के अंदर 2 नर केंद्रक होते हैं। उनमें से एक केंद्रक होता है वो निषेचन के दौरान एक नर केंद्रक होता है अंड कोशिका से युग्मित होता है। कौन सी कोशिका? जो ये बीच ऊपर हरे कलर की कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका। इस अंड कोशिका से है वो युग्मन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। सॉरी। दूसरा नर केंद्रक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से युग्मन करके त्रिगुणित पीईएन का निर्माण करता है। जो दूसरा नर कोशिका होता है वह 2 ध्रुवीय कोशिकाएं। ये जो ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, इन 2 बीच वाले ध्रुवीय केंद्रक से है वो युग्मित करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है, पीईएन बनाता है। 2 केंद्रक होता है। एक तो अंड कोशिका से है वो ये नर केंद्रक होता है, वो अंड कोशिका से युग्मित करके सलेन होकर है वो जाइगोट का निर्माण कर लेता है। जो दूसरा नर केंद्रक होता है वो बीच में जो ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है 2, इन ध्रुवीय कोशिकाओं से सलेन करके है वो युग्मन करके त्रिगुणित पीईएन का निर्माण करता है, प्राथमिक भ्रूणकोश का। ये देखो आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ये है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर क्या पाई जाती है? एक पाई जाती है अंड कोशिका जिससे एक नर केंद्रक आकर मिलता है और बीच में पाई जाती है ध्रुवीय कोशिकाएं या ध्रुवीय केंद्रक अपन बोलते हैं। ध्रुवीय केंद्रक से है वो दूसरा नर केंद्रक आकर मिलता है। एक नर भाग होता है नर केंद्रक और अंड कोशिका से मिलकर निषेचन के दौरान क्या बनाता है? युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। ये द्विगुणित होता है, 2n होता है। अंड कोशिका से एक नर केंद्रक मिलकर है निषेचन फर्स्ट होता है इसमें और युग्मनज का निर्माण करता है। दूसरा नर केंद्रक क्या करता है? दूसरा नर केंद्रक होता है वो n होता है। ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक। कितने? 2 ध्रुवीय केंद्रों का से सलेन करके दूसरा इसमें सेकेंड निषेचन होता है जिससे पीईएन का निर्माण होता है और पीईएन होता है ये त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बोलते हैं जिसको, त्रिगुणित होता है। तो इसमें कितने निषेचन हो गए? बीज निर्माण के दौरान 2 निषेचन हो गए। कितने हो गए? 2 निषेचन। निषेचन फर्स्ट और निषेचन सेकेंड। तो जो पौधे होते हैं इनका मुख्य लाक्षणिक गुण क्या होता है कि इसमें है वो 2 निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें 2 निषेचन पाया जाता है। 2 निषेचन होता है। एक निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और दूसरे निषेचन से पीईएन का निर्माण होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है। ये त्रिगुणित होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जो ये जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है नर कोशिका और अंड कोशिका में से मिलने से। ये तो किसमें? भ्रूण में है वो परिवर्तित हो जाता है। और जो पीईएन होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है जिसमें क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में एक नर केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। उसके सलेन से पीईएन का निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का। ये भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाता है। परिपक्व बीज के अंदर भ्रूण व भ्रूणकोश बन जाते हैं। जो परिपक्व बीज होता है इसके अंदर भ्रूण व भ्रूणकोश बन जाते हैं। भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश क्या करता है? जो पीईएन होता है, पीईएन के अंदर
पीएन भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर भ्रूण व भ्रूणपोष बन जाते हैं। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है भ्रूणपोष। जब बीज जीवित होता है और अंकुरित नहीं होता है तब बीज के अंदर कोई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, उस समय पोषण का कार्य करता है भ्रूण को देने का, वो कार्य करता है भ्रूणपोष। ये देखो आप, जो अपना बीज था, जो इसमें युग्मनज हुआ था, एक नर कोशिका और अन्य कोशिका से जो युग्मनज का निर्माण हुआ था निषेचन के पश्चात, तो इसमें समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करता है? युग्मनज है वो भ्रूण में बदल जाता है। और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है और उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष होता है बहुकेंद्रिकी होता है और भ्रूणपोष का कार्य होता है वो होता है भ्रूण को पोषण देना। तो यह तो हो गया बीज के निर्माण का विकास, कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंडक होता है, मादा भाग होता है पुष्प का, इसके अंदर वर्तिका, अग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया जाता है। अंडक के अंदर क्या पाया जाता है? मादा भाग होता है पुष्प का, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिका अग्र, वर्तिका अग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर अंडाशय के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्र पाई जाती है, एक अंड कोशिका पाई जाती है। और अगर अपन बात करें परागकण की, तो 2 परागकण क्या होती है? एक तो 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है और एक अंड कोशिका से मिलता है। जो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है वो पीएन का निर्माण करता है और अंड कोशिका से मिलता है वो भ्रूण का निर्माण करता है। फिर आगे जाके भ्रूण, जो पीएन होता है वो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है और जो युग्मनज होता है जाइगोट, ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूणपोष का कार्य होता है कि भ्रूण को पोषण देना। अब अपन बात करते हैं बीज और अनाज में अंतर। अमूमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीज और अनाज में अंतर क्या है, ग्रेन एंड सीड में क्या अंतर है। क्या ग्रेन एंड सीड होता है, जो बीज और अनाज होता है, इस अनाज और बीज के अंदर क्या अंतर होता है? तो अनाज होती है, अनाज की अंकुरण क्षमता होती है वो कम होती है। जो अनाज होती है, अनाज की अंकुरण क्षमता क्या होती है? अनाज की अंकुरण क्षमता होती है वो कम होती है और बीज की अंकुरण क्षमता होती है वो अधिक होती है। बीज की अंकुरण क्षमता अधिक होती है, अनाज की अंकुरण क्षमता कम होती है। बीज की जीवन क्षमता, जो अनाज है, अनाज की जीवन क्षमता होती है वो कम होती है। क्या अनाज की जीवन क्षमता कम होती है, बीज की जीवन क्षमता होती है वो अधिक होती है। अनाज की अंकुरण क्षमता कम होती है, अनाज की जीवन क्षमता कम होती है और बीज की अंकुरण क्षमता अधिक होती है, बीज की जीवन क्षमता भी अधिक होती है। बीज कम, जो अनाज होते हैं ये कम भौतिक शुद्धता वाले होते हैं। जो अनाज की भौतिक शुद्धता होती है, फिजिकल प्योरिटी होती है, ये कम होती है, जबकि बीज की फिजिकल प्योरिटी होती है वो अधिक होती है। बीज आनुवांशिक शुद्धता भी कम होती है, जो जेनेटिक प्योरिटी है इस अनाज की जेनेटिक प्योरिटी भी कम होती है। बीज की जेनेटिक प्योरिटी है, आनुवांशिक शुद्धता होती है वो भी अधिक होती है। अनाज अधिक पोषण युक्त होता है। क्या अनाज का जो पोषण मान होता है वो अधिक होता है, जबकि बीज का पोषण मान होता है कम होता है, लेस न्यूट्रिशन होते हैं। बीज का पोषण मान कम होता है, अनाज का पोषण मान अधिक होता है। अनउपचारित वो खाने योग्य होते हैं। अनाज होती है कोई, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई भी उपचार किया हुआ नहीं होता, अनउपचारित होती है तथा अनाज खाने योग्य होती है। जबकि बीज होते हैं ये उपचारित होते हैं और खाने अयोग्य होते हैं, यानी कि इसका उपयोग अपन खाने के रूप में नहीं कर सकते। ये तो हो गया अपने बीज की सामान्य जानकारी की, बीज की परिभाषा क्या है, बीज का विकास किस प्रकार से होता है। उसके बाद में अपन ने बीज और अनाज का अंतर पढ़ लिया था। अब अपन बात करने वाले वो करेंगे सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी की। सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। बीज प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन क्या है? कृषि विज्ञान की वो शाखा, किसकी शाखा है? एग्रीकल्चर साइंस। कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, कौन से कैसे बीजों का उत्पादन करेंगे अपन? उन्नत व उच्च गुणवत्ता, उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अपन उत्पादन करेंगे, उनका संसाधन करेंगे, उनका भंडारण, उसका परीक्षण और वितरण का अध्ययन किया जाता है। उसको अपन बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन्नत तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, बीजों का संसाधन, भंडारण, वितरण
परीक्षण का कार्य किया जाता है, परीक्षण का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सीड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। सीड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहला है अधिक उपज। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि अधिक उपज प्राप्त करना। उत्तम बीज का उपयोग करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अगर अपन अच्छी क्वालिटी के बीज का उपयोग करेंगे, उत्तम बीज का उपयोग करेंगे, तो अपनी जो यील्ड है, उपज है, वो भी अपन को अधिक प्राप्त होगी। दूसरा है कम लागत, अधिक आय, यानी कि लोअर कॉस्ट और मोर इनकम। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और सही जानकारी, ये होती है इसके 7 इंपॉर्टेंस। सीड टेक्नोलॉजी का अगर कोई पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला बताना हाई यील्ड, यानी कि अधिक उपज, लोअर कॉस्ट कम लागत, मोर इनकम अधिक आय, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी और करेक्ट इंफॉर्मेशन सही जानकारी। कम लागत, उत्तम बीज का उपयोग करने से उर्वरक, सिंचाई और उपकरण, कीटनाशक व श्रम कम लगता है। अगर अपन उत्तम क्वालिटी के बीज का उपयोग करेंगे तो अपन को उर्वरक की आवश्यकता कम होगी, सिंचाई की आवश्यकता कम होगी, उपकरण की आवश्यकता कम होगी, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, श्रम कम लगेगी, तो अपन को यह लागत कम लगेगी। खराब बीज का उपयोग करने से ये जो अन्य खर्चा है वो बढ़ जाता है। अधिक आय, वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज व कीटों को वैज्ञानिक विधि से उत्पादित बीज कीट व रोगों से बचाव के लिए उपचारित किया जाए होता है। जो वैज्ञानिक विधि से बीज उत्पादन होते हैं वो कीट और रोगों से बचाव के लिए उपचारित किए हुए होती हैं, जिससे प्राप्त उपज अधिक प्राप्त होने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली भी होती है, जिसका बाजार भाव भी अपन को अधिक मिलता है, अच्छा मिलता है, तो अपन की इनकम भी अधिक होगी। फिर है विश्वसनीयता। किसान को यह विश्वास रहता है कि जो बीज वो खरीद रहा है वो उन्नत किस्म का है। अब अपन बात करते हैं सही जानकारी। जो सीड टेक्नोलॉजी है इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो सही जानकारी देना होता है। बीज पैकेट पर लगने वाले लेबल पर निम्न जानकारी दी जाती है। प्राप्त बीज की वंशावली क्या है उसकी जानकारी होती है। बीज की भौतिक शुद्धता प्रतिशत, आनुवांशिक शुद्धता प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, नमी प्रतिशत और कृषि विधियों की सही जानकारी विषयक पत्रक पैकेट के अंदर है वो रखा जाता है। तो आज अपन ने वो सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।